अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप you all are okay. I welcome you all on this channel. If you are a young entrepreneur or a potential entrepreneur, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आप ये नहीं जानते कि हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, if you are the student of business studies and commerce, then you are on the right platform. इस चैनल पर हम आपको सिखाएंगे how the books of accounts are maintained, how efficiently and effectively you can utilize your resources. Here you would learn accounting by equity increase करती. तो अब हम ये देखते हैं, अगर हम इन सारी चीज़ों को सम अप करें, जो हमारा ये सेशन है छोटा सा, इसमें हम देखते हैं तो हमारे रिसोर्सेज और सोर्सेज. तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमें वो ये कहती है कि एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्वली. तो एसेट्स कैन बी फाइनेंस्ड बाय टू वेज, कैन बी अरेंज्ड, कैन बी मैनेज्ड. द सोर्सेज दैट इज़ लायबिलिटी एंड ऑनर्स इक्विटी. ये उनकी सोर्स जो हैं वो हमारे पास लायबिलिटी हो सकती हैं या फिर ऑनर्स इक्विटी. ऑनर्स इक्विटी का आपको बताया है कि जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट होती हैं ऑनर्स की, किसी बिज़नेस को रन करने के लिए जो आप स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम उसको कहते हैं. ठीक है. और लायबिलिटीज़ अदर देन ऑनर, जो इन्वेस्टमेंट होती हैं, यानी किसी और ने, किसी क्रेडिटर्स ने अगर आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है तो उसको हम लायबिलिटी कहते हैं. और इसमें हमने आपको एग्जांपल भी दिए हैं. और फिर एसेट्स जो हैं वो ओवरऑल रिसोर्सेज हैं आपके बिजनेसेस के. तो इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी बिज़नेस के एसेट्स होंगे, टोटल एसेट्स पे क्लेम जो है वो दो पार्टीज़ का है. टू पार्टीज़ का क्लेम जो है ना उसकी बेस कर रहा होता है. फर्स्ट वन इज़ द क्रेडिटर्स, द अदर वन इज़ द ऑनर्स. ऑनर्स और क्रेडिटर्स जो हैं वो बिज़नेस के टोटल एसेट्स पे उनका क्लेम होता है, उसको हम कहते हैं. और यही हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है यार. और इस पे आप देखें तो एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं जो बिज़नेस रिसोर्सेज जो हैं वो ले करके आ सकता है. यानी जैसा कि कैश, अकाउंट रिसीवेबल, एडवर्टाइजिंग सप्लाईज, प्रीपेड इंश्योरेंस, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस सप्लाईज, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, परचेजेज. तो दीज ऑल आर एसेट्स. तो कैश, हार्ड फॉर्म में आपके पास कैश होता है, वो जितना भी आप बिज़नेस में ले करके, दैट कुड बी अ वन सोर्स जिससे आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं. या फिर हम किसी को उधार पे कुछ चीज़ें सेल आउट करते हैं, यानी कैश, इवन कैश भी आप किसी को उधार पे दे देते हैं. ठीक है. या फिर आपने अपने प्रोडक्ट को किसी को उधार पे सेल आउट किया है, तो जब उसकी अमाउंट जब तक आपको वापस नहीं मिल जाती तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको अकाउंट रिसीवेबल के नाम से जो है ना शो करते हैं. यानी अकाउंट द अमाउंट्स येट टू बी कलेक्टेड. यू हैव रेंडर्ड द सर्विसेज, यू हैव डिलीवर्ड द प्रोडक्ट, you have sold the product but on credit, you have not recovered the amount yet. So this kind of collectibles is called as account receivables. Advertising supplies, यानी आपको एडवर्टीजमेंट के लिए जो हेल्पफुल मटेरियल चाहिए अपने बिज़नेस की एडवर्टीजमेंट के लिए, तो वो एडवर्टाइजिंग सप्लाईज कहलाता है. तो इसलिए ये भी हमारा एसेट है. यानी ये हमारे शॉर्ट टर्म एसेट होते हैं. यानी एसेट्स को अगर हम लाइफ की बेस पे डिवाइड करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स. वो आगे वन बाय वन यानी किसी अगले सेशन में हम उनको डिस्कस भी करेंगे. लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ एक लाइफ की बेस पे हम एसेट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म. अब जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं. यानी एक दफ़ा आपने परचेज़ कर लिया तो अगले 20, 25, 30 सालों तक ये आपके यूटिलाइज होती रहती हैं चीज़ें, इनको आप इनसे बेनिफिट लेते रहते हैं. तो इसलिए हम इनको लॉन्ग टर्म एसेट्स कहते हैं. शॉर्ट टर्म जो है कैश आपके पास नॉमिनल यानी करंट एसेट्स में होता है, जिसे हम डेली बेसिस पे हमारे उसको यूटिलाइज़ करना होता है. हमने अपने ऑब्लिगेशंस पे करने होते हैं, हमने सैलरीज़ पे करने होते हैं. तो वो हमारी रूटीन की जो एक्सपेंडिचर है उनको करने के लिए हमें हार्ड कैश जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है. तो इसलिए हम उसे शॉर्ट टर्म एसेट कहते हैं. और मीडियम टर्म एसेट्स जो होते हैं लाइक फर्नीचर,
कि अगर आपने परचेज़ किया तो ये अगले 2, 3 या 4 सालों में आपके काम आता है। इसी तरह से ऑफिस सप्लाइज़, प्रिंटर, मशीनरी, कंप्यूटर, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके ऑफिस इक्विपमेंट कहलाता है कि अपने ऑफिस को रन करने के लिए, अपने बिज़नेस के ऑपरेशंस को रन करने के लिए जो हेल्पिंग रिसोर्सेज हैं उनको हम ऑफिस इक्विपमेंट कहते हैं। ऑफिस सप्लाइज़, स्टेशनरी टाइप ऑफ एसेट जो छोटे छोटे होते हैं, आपको यानी जो बिज़नेस के ऑपरेशंस हैं उनको रन करने में ये भी हेल्प कर रहे होते हैं, इसलिए इनको हम ऑफिस सप्लाइज़ कहते हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारे आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं और ये हमें यानी बिज़नेस एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है ना उनको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। और परचेजेस जो होते हैं वो हमारे यानी हमारा बिज़नेस अगर रिटेलिंग काइंड ऑफ है तो हम जो चीज़ ख़रीद कर फिर उसे आगे बेचते हैं, रिटेल करते हैं, सेल आउट करते हैं, तो उसको हम परचेजेस कहते हैं। तो दीज आर दी एसेट्स, तो उनको हम एसेट कहते हैं। और इसी तरह से हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं, नोट पेएबल है, बैंक लोन है, अकाउंट्स पेएबल है, अनअर्न्ड रेवेन्यू है, सैलरीज पेएबल हैं, इंटरेस्ट पेएबल हैं, अदर एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, तो दीज ऑल आर लायबिलिटीज़। यानी नोट्स पेएबल क्या होते हैं कि जब आप कोई रिटर्न प्रोमिसरी नोट किसी से प्रॉमिस करते हैं, इन राइटिंग लेकर के आते हैं, तो हम उसको नोट पेएबल कहते हैं। प्रोमिसरी नोट होता है, ठीक है, आप रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं कि मैं आपकी अमाउंट जिससे आपने ली होती है बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको आप नोट लिख करके देते हैं, तो उसको हम नोट पेएबल कहते हैं, प्रोमिसरी नोट। इसी तरह से बैंक लोन, आपने बैंक से कर्जा लिया हुआ है तो बिज़नेस में हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली वो आपकी लायबिलिटी है जिसे आपने रिटर्न करना है, ठीक है। इसी तरह से अकाउंट्स पेएबल, यानी जो विदाउट रिटर्न नोट्स आपने किसी से पैसे लिए हुए हैं तो उनको हम अकाउंट्स पेएबल कहते हैं। जैसे कि आपने किसी दोस्त से लोन लिया, ठीक है, लेकिन उसको आपने कोई रिटर्न एग्रीमेंट उनसे साइन नहीं किया, तो इसलिए जो है ना वो अकाउंट पेएबल है। या किसी को आपने सैलरी पे करनी है तो वो भी आपका अकाउंट पेएबल है, जब तक आपने अमाउंट उसको, या किसी सप्लायर से आपने यानी प्रोडक्ट जो है ना उधार पे ले ली हैं और उनको फिर सेल करके पैसे इन सम फ्यूचर टाइम में देने हैं, तो वो आपके अकाउंट्स पेएबल हैं। इसी तरह से अनअर्न्ड रेवेन्यू, कि आपने सर्विसेज you have not rendered yet but you have collected the amount, तो these kind of amounts would be called as unearned revenue, ठीक है, कि आपने अमाउंट्स तो कलेक्ट कर लिए हैं इन कैश बट यू हैव नॉट डिलीवर्ड, यू हैवंट ऑफर्ड दी सर्विसेज, यू डिड नॉट रेंडर दी सर्विसेज, तो सच रेवेन्यू वुड बी कॉल्ड एज अनअर्न्ड रेवेन्यू। यानी आपके अंदर कोई ऐसी एक्सपर्टीज़ या स्किल्स हैं, ठीक है, उससे भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कि लोगों को वो सर्विसेज प्रोवाइड करके, आप अपनी कंसल्टेंसी दे के जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन आपने पैसे तो आपने ले लिए लेकिन अभी तक आपने सर्विसेज उनको प्रोवाइड नहीं की, तो वो आपकी अनअर्न्ड रेवेन्यू कहलाता है, ठीक हो गया। इसी तरह सैलरीज पेएबल का मैं भी बता चुका हूँ। इंटरेस्ट पेएबल भी यही है कि इन सम फ्यूचर टाइम में आपने पे करना होता है। इंटरेस्ट पे यानी अगर आपने किसी जैसे बैंक से लोन लिया हुआ है, उनको बैंक को लोन पे करना था लेकिन अभी तक इंटरेस्ट जो है ना पे करना था लेकिन आपने नहीं किया, तो वो आपकी लायबिलिटी है, दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड इन सम फ्यूचर टाइम, ठीक है, तो उसको भी हम पेएबल। अक्रूड एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो सारे के सारे आपकी लायबिलिटी, यानी अक्रूड मीन्स कि दे वर ड्यू बट यू हैवंट पेड येट, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज योर अक्रूड, ड्यू, अनपेड, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके अक्रूड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ड्यू, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनपेड, ये सारे के सारी आपकी लायबिलिटी होती हैं। जैसे कि सैलरी की एग्जांपल दें हम, किसी बंदे यानी जो एम्प्लॉय था आपका, उसको सैलरी देनी थी लेकिन आपने अभी तक नहीं दी, तो दैट वुड बी योर सैलरी पेएबल, तो हम उसको
अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अक्रूड एक्सपेंस भी कह सकते हैं। इसी तरह से बिजली का बिल है, आपने पे करना था लेकिन अभी तक नहीं किया, उसको हम आउटस्टैंडिंग बिजली का बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कह सकते हैं, अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कह सकते हैं, ड्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कह सकते हैं, क्योंकि वो आपकी ऑब्लिगेशंस हैं बट यू वुड पे इट इन सम फ्यूचर टाइम। तो इसी तरह से हमारा जो अदर पोर्शन ऑफ सोर्सेज है वो ऑनर्स इक्विटी है, ठीक है। तो ऑनर्स इक्विटी जो है उसमें कैपिटल जो कि ऑनर अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट से अमाउंट इन्वेस्ट करता है, फिर उसमें हम ऐडअप करते हैं प्रॉफिट या लॉस को, प्रॉफिट होगा तो उसमें ऐड करेंगे, लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस करेंगे, और फिर उसमें से ड्राइंग्स जो होंगी जो उसने अपने पर्सनल रिसोर्सेज के लिए पर्सनल यूज़ के लिए जो अमाउंट्स जो है विदड्रॉ की होंगी बिज़नेस में से, उसको हम कैपिटल से डिडक्ट करके लिख देंगे। तो फिर वो हमारी जो उसका हम कंक्लूजन निकालेंगे, जो उसका रिज़ल्ट होगा उसको जब हम सम अप करेंगे प्लस माइनस करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम ऑनर्स इक्विटी कहेंगे। यानी अब आप देखें यहाँ पे तो इस बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को, तो हमारे जितने टोटल एसेट्स हैं उसमें कैश, अकाउंट, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, परचेजेस, उन सारों पे क्लेम जो है वो दो पार्टियों का है। एक आप पर्सनल जो ऑनर होता है उसका क्लेम है उस पे, और दूसरा वो जो अदर देन ऑनर्स हैं जिन्होंने बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो और एसेट्स पे अपना क्लेम जो है ना दायरा इख्तियार रखते हैं कि आप यानी कि उनको लाइबिलिटीज़ जब भी पे की जाएंगी तो वो बिज़नेस के एसेट से ही लाइबिलिटीज़ उनको पे की जाएंगी, ठीक है। तो ऑनर्स जो होता है वो अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट तो बिज़नेस के अंदर ले सकता है, लेकिन पर्सनल रिसोर्सेज से वो लोन पे करेगा बेशक, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस के अंदर कहलाएगी और उसको कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल भी इट सेल्फ लाइबिलिटी होता है बिज़नेस के अंदर। हमने यानी जो बेसिक प्रिंसिपल है जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, बिज़नेस इंटेंटिटी प्रिंसिपल जो कि गैप का पहला प्रिंसिपल है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो वो ये कहता है कि बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ हैं आपने पर्सनल एक्टिविटीज़ से उनको बिल्कुल सेपरेट रखना है, उनको मिक्स नहीं करना। अगर आप मिक्स करेंगे तो फिर आप ये बिज़नेस का जो पहला प्रिंसिपल है इसको वायोलेट करेंगे, और जब आप इस तरह से इसको वायोलेट करेंगे तो फिर आप बिज़नेस को जो ना वो प्रॉपर रन भी नहीं कर पाएंगे और आपकी ट्रांजैक्शंस मिक्सअप होती रहेंगी, जिससे आपका not only your personal life but also your business would also be affected. So I hope कि आप इस सेशन से जो हमारा आज का सेशन या लेक्चर है इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनको पार्ट बाय पार्ट जो है ना वो गो थ्रू करेंगे और इससे सीखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक कि हम किस तरह से बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिन्हें हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आगे चल के हमारी जो अगली प्रैक्टिकल अकाउंटिंग जो है उसमें हमें हेल्प आउट करेंगे कि हम कैसे यानी अकाउंट रिसीवेबल, व्हाट डज इट मीन, अनअर्न्ड रेवेन्यू, व्हाट द थ्योरी, व्हाट द साइंस बिहाइंड इट, अकाउंट्स पेएबल इसका क्या मतलब है, कैपिटल का क्या मतलब है, ड्राइंग्स का क्या मतलब है, तो इनका आपको पता होना चाहिए क्लियर। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगी आप आगे प्रैक्टिकल जो अकाउंटिंग है उसको परफॉर्म करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। थैंक यू।